तो आज हम यहाँ केमिस्ट्री के सॉल्यूशंस चैप्टर के कुछ कंसेप्ट को सीख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि सॉल्यूशंस क्या होती है। सॉल्यूशंस होती है दो या दो से अधिक चीज़ों का मिश्रण, दैट मीन मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। ओके, उसमें एक सब्सटेंस रहेंगे सॉल्यूट और दूसरे सब्सटेंस को हम कहते हैं सॉल्वेंट। अभी हमने कहा कि दो या दो से अधिक हो सकता है, तो अगर दो है तो एक सॉल्वेंट और एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट। अगर दो से अधिक है, मान लीजिए कि दो चीज़ों को मिलाकर बना है तो एक सॉल्यूट एक सॉल्वेंट। अगर तीन चीज़ों को मिलाकर बना है तो दो सॉल्यूट है उनमें और एक सॉल्वेंट है। अगर चार चीज़ों को मिलाकर बना है तो तीन सॉल्यूट है एक सॉल्वेंट है। तो हम देख सकते हैं सॉल्वेंट हमेशा एक ही होते हैं, सॉल्यूट के नंबर्स रेगुलरली बढ़ जाते हैं। तो जब दो चीज़ों को मिलाकर हम एक सॉल्यूशन बनाते हैं तो इसे हम कहते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। क्यों? क्योंकि दो चीज़ है इसलिए बाइनरी। दो, इस बाइनरी सॉल्यूशन में एक सॉल्यूट होता है और एक सॉल्वेंट होता है। सॉल्यूट सॉल्वेंट को और अच्छे से समझेंगे। जब तीन चीज़ों को मिलाकर बनाते हैं तो इसे हम कहते हैं टर्नरी सॉल्यूशन। चार चीज़ों को मिलाकर बनाते हैं तो इसे हम कहते हैं क्वाटरनरी सॉल्यूशन। तो ऐसे हमारी चीज़ें हैं। अब सॉल्यूशंस जो होते हैं एक्चुअली दो टाइप के होते हैं। एक को हम कहते हैं होमोजीनियस सॉल्यूशन और एक को हम कहते हैं हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन। लिखते हैं सॉल्यूशंस दो टाइप के, एक है होमोजीनियस और दूसरे टाइप का नाम है हेट्रोजीनियस। नाम से ही देखकर समझ आ रहा होगा कि इनमें जो दो या तीन या चार जितने भी चीज़ें हम मिलाते हैं वो बिल्कुल यूनिफॉर्मली अच्छे से मिल जाते हैं। तो उनमें मुझे ये डिफ़ाइन करना या अलग से आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाएगा कि इनमें कहाँ पर क्या प्रेजेंट है। जैसे कि फॉर एग्जांपल से अच्छा समझ आएंगे कि मैंने एक वाटर में, मतलब एक ग्लास ऑफ वाटर में मैंने सॉल्ट मिलाया। सॉल्ट मिलाकर अच्छे से इसे डिजॉल्व कर दिया है। अब क्या मैं इस सॉल्यूशन को देखकर, सॉल्यूशन को देखकर क्या मैं ऐसे बता सकता हूँ कि ये देखो यहाँ पर एक मुझे सॉल्ट मिल रहा है, एक सॉल्ट का पार्टिकल है या यहाँ पे सॉल्ट का पार्टिकल है? ऐसा कुछ नहीं। ये सॉल्ट के जो जितने भी आयंस मॉलिक्यूल्स है और वाटर के आयंस मॉलिक्यूल्स, वाटर के मॉलिक्यूल्स है, वो सारे एक दूसरे में अच्छे से ब्लेंड हो गए हैं। ब्लेंड हो गए मतलब ये नहीं कि वो रिएक्शन किए हैं, बस एक दूसरे के नज़दीक इस तरीके से आकर डिस्ट्रीब्यूट होकर, इवनली डिस्ट्रीब्यूट होकर रह गए हैं कि अब अलग से कहीं पर सॉल्ट का आयन है या मॉलिक्यूल है और कहीं पर वाटर के मॉलिक्यूल है, ऐसा मैं आइडेंटिफाई नहीं कर सकता। पूरी अच्छे से मतलब इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये बातें हैं यहाँ पर, ठीक है। वही होमोजीनियस मिक्सचर में, हेट्रोजीनियस मिक्सचर जब लूँगा तो फॉर एग्जांपल इसी ग्लास ऑफ वाटर में अगर मैं सैंड डाल दूँ, सैंड, अब ये सैंड को डालकर मैं इसे जितने अच्छे से स्टीर करूँ, थोड़ी देर बाद तो सैंड नीचे आ ही जाएंगे, लेकिन जब तक नीचे नहीं आ रहे हैं, जब तक स्टीर मैंने, मान लीजिए इमीडिएटली मैंने स्टीर किया है, उसके बाद इसे ऑब्जर्व कर रहा हूँ, तो भी मुझे सैंड पार्टिकल आइडेंटिफाई कर सकता हूँ उसमें कि यहाँ पर सैंड एक पार्टिकल घूम रहा है या जा रहा है। ऐसे करके मैं यहाँ पर आइडेंटिफाई कर सकता हूँ। और कहीं पर ऐसा होगा कि इस पूरे ग्लास ऑफ वाटर में किसी एक तरफ कुछ सैंड के पार्टिकल्स ज़्यादा होंगे, किधर पे कम होंगे, तो ऐसे इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड सैंड पार्टिकल्स नहीं होंगे इस सॉल्यूशन में। तो इस टाइप के सॉल्यूशन में जहाँ पर इवन डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, अनयूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन है, जो मुझे साफ साफ दिखेगा कि यहाँ पर कॉम्पोजिशन ज़्यादा है, यहाँ पर कम है, इस टाइप से, तो उसे हम कहते हैं हेट्रोजीनियस। और जहाँ पर पूरे अच्छे से इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है, इतना अच्छा यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होता है कि मुझे लगेगा कि इसमें कुछ मिला ही नहीं है, मैंने एक ही, ये तो एक ही चीज़ है, ऐसा लग सकता है। तो इस टाइप की चीज़ों को हम कहते हैं होमोजीनियस। अब होमोजीनियस मिक्सचर जो है, ये सॉल्यूशंस की जगह मिक्सचर लिखना अच्छा होगा कि मिक्सचर दो टाइप के हैं। तो
मिक्सचर मतलब समझ आ रही है कि मैं जब एक से दो से अधिक चीज़ों को मिलाऊंगा तो वो मिक्सचर होंगे, और अगर बिल्कुल अच्छे से मिल गया है तो वो होमोजीनियस मिक्सचर है, और अगर सैंड को वाटर में मिलाया हो तो वो इस टाइप के मिक्सचर को हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। अब ये सॉल्यूशन जो हम पढ़ रहे हैं वो हमारा एक होमोजीनियस मिक्सचर है, इसलिए इस सॉल्यूशंस को हम ट्रू सॉल्यूशन भी कहते हैं। ट्रू सॉल्यूशन, जो एक ट्रू सॉल्यूशन है दैट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर है क्या चीज़ का, जिनमें ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। अभी सब्सटेंसेस क्या है, ये सब्सटेंसेस ही है इनमें सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। अगर टू सब्सटेंस से बना है तो एक सॉल्यूट है और एक सॉल्वेंट है, अगर 3 या 4 या 5 जिनसे ही बना है तो उतने सारे सॉल्यूट्स होंगे, सॉल्वेंट एक ही रहेगा। ये हमने समझा। अब समझते हैं कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट किसे कहते हैं। इन जनरल हम लोग ने छोटे में ही सीखा था कि अगर मैं एक ग्लास ऑफ वाटर ले रहा हूँ, इसमें वाटर है, तो ये वाटर जो हमारा है ये सॉल्वेंट है, और मैं अगर इनमें शुगर डालता हूँ तो ये शुगर जो हमारा है ये हमारा सॉल्यूट है। इतनी बातें हमें छोटे से ही पता है। ठीक, थोड़े और डिटेल में अगर जाऊँ तो क्या देख सकता हूँ, दो तरीके से मैं एक सॉल्वेंट को डिफाइन कर सकता हूँ कि किसे मैं सॉल्वेंट कहूँगा, शुगर को सॉल्वेंट कहूँगा या वाटर को सॉल्वेंट कहूँगा। ये किसे मैं सॉल्वेंट कहूँगा, पहले इस पे फोकस करते हैं, क्योंकि सॉल्वेंट ही यूनिक है, एक ही सॉल्वेंट होता है, बाकी सारे तो सॉल्यूट होते हैं। तो किसे मैं सॉल्वेंट कहूँगा। नंबर 1, जब भी मैं एक मिक्सचर बना रहा हूँ जो अल्टीमेटली अगर होमोजीनियस हो तो ट्रू सॉल्यूशन कहूँगा, जब भी मैं तब एक ट्रू सॉल्यूशन बना रहा हूँ तो उनमें मैंने 2 चीज़ लिया है या 3 चीज़ या 4 चीज़। अब इनमें से जो भी चीज़ सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में है, ठीक है, वो हमारा सॉल्वेंट होगा। कहने की मतलब है कि मैंने यहाँ पर जैसे एक क्वाटरनरी सॉल्यूशन ले रहा हूँ, इनमें मैं देख रहा हूँ कि 4 चीज़ों से मिलेगा, बनेंगे। तो मैंने इसमें वाटर डाला है, मैंने इसमें सॉल्ट डाला है, मैंने इसमें शुगर डाला है, और मैंने इसमें कोई एक समझिए कोई एक कलर डाला होगा, ठीक है, जो या दूसरे टाइप का मैंने एक सॉल्ट डाला है, ठीक है। ये सॉल्ट 1 सॉल्ट 2 कर देता हूँ। एक ये है नॉर्मल सॉल्ट है और एक हमारा ब्लैक सॉल्ट है। तो मैंने ये 4 चीज़ों को मिलाकर एक सॉल्यूशन बनाया। इनमें से सबसे ज़्यादा क्वांटिटी किसका है, अगर वाटर का क्वांटिटी सबसे ज़्यादा है तो ये हमारा वाटर सॉल्वेंट है, बाकी सारे जो है ये सॉल्यूट्स है, ठीक है। तो ये एक तरीका है बताने का कि सॉल्वेंट कौन से होंगे जिनका सबसे लार्जेस्ट क्वांटिटी होगा, ठीक है। अब आप कहेंगे कि ना मैंने तो सबको बराबर लिया है, इसको भी मैंने 100 ग्राम लिया है, इनको भी 100 ग्राम, इनको भी 100 ग्राम और इनको भी 100 ग्राम। अब इनमें से लार्जेस्ट क्वांटिटी तो किसी का भी नहीं है, सारे यूनिफॉर्म है, सारे सेम है। अब कौन सा सॉल्वेंट होगा इनमें से, तो इनमें से वो सॉल्वेंट होगा जैसे ये पूरे को मिलाकर एक कंटेनर में तो मैं रखूँगा ये चारों चीज़ों को मिलाकर, ठीक है। अब इस चारों चीज़ों को मिलाकर जब मैं कंटेनर में रखूँगा तो इनका कुछ फेज होगा, ये या तो सॉलिड होंगे या तो लिक्विड होंगे या तो गैस होंगे। तो अगर इनका फेज इनमें से किसी के एक फेज से मैच कर रहा है तो वही उनका सॉल्वेंट होगा, फॉर एग्जांपल कि मैंने ये सारे को मिलाकर इनमें जब रखा तो इनका फेज क्या है, मतलब ये सॉलिड है या लिक्विड है या गैस है, तो इनका आंसर है कि ये लिक्विड है, मान लेता हूँ, ठीक है। जब ये चारों को मिलाकर मैंने यहाँ रखा तो ये लिक्विड है, तो हमारा सॉल्यूशन लिक्विड है। और जब मैंने ये सब्सटेंसेस को मिलाया था, इनमें से लिक्विड कौन सा था, वाटर लिक्विड था, तो मैं कहूँगा कि वाटर हमारा सॉल्वेंट है। तो इसे सीधे सीधे ऐसे कह सकते हैं कि सेम फिजिकल स्टेट एज दैट ऑफ सॉल्यूशन। तो जो भी कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन, ये सारे कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन है, ये चारों को मिलाकर मैंने एक सॉल्यूशन बनाया है। तो जो भी कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन सेम फिजिकल स्टेट में होंगे जैसा कि हमारा सॉल्यूशन है, तो वो कंपोनेंट को हम सॉल्वेंट कहेंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन
हैविंग सेम फिजिकल स्टेट एज दैट ऑफ द सॉल्यूशन। तो ये हमारे कंपोनेंट्स ऑफ द सॉल्यूशन है। इन कंपोनेंट में से जिनका भी सेम फिजिकल स्टेट होगा एज दैट ऑफ द सॉल्यूशन। तो ये सॉल्यूशन लिक्विड है और इन चारों में से कौन सा लिक्विड है? वाटर लिक्विड है। तो वाटर इज माई सॉल्वेंट, बाकी सारे मेरे सॉल्यूट्स। तो ये बात हमें समझना है कि सॉल्वेंट किसे कहते हैं और सॉल्यूट किसे कहते हैं। अब ये दोनों ही डेफिनेशन इस वाटर और शुगर के सॉल्यूशन में अगर मैं अप्लाई करूँ तो अब देखिए वाटर लार्जेस्ट क्वांटिटी में है इसलिए वाटर सॉल्वेंट होना चाहिए। फिर ये वाले से अगर मैं देखूँ तो इस सॉल्यूशन का स्टेट क्या है? लिक्विड, और वाटर का स्टेट भी लिक्विड है। तो ये दोनों, फिर ये हमारा वाटर जो है ये सॉल्वेंट है। तो ऐसे हमने यहाँ पर समझा। थोड़े और देखते हैं कि टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट क्या होते हैं। कितने बाइनरी सॉल्वेंट की अगर बात करूँ तो मैं किसे किसे मिलाकर सॉल्वेंट बना सकता हूँ। बाइनरी सॉल्वेंट की बात कर रहा हूँ, मतलब एक सॉल्यूट होगा, इनमें एक सॉल्यूट होगा और एक सॉल्वेंट होंगे, यही होता है बाइनरी सॉल्यूशन। तो अगर मैं ऐसे करूँ कि सॉल्यूट लेता हूँ और सॉल्वेंट लेता हूँ और दोनों मिलाकर मुझे क्या मिलेगा? सॉल्यूशन मिलेंगे। तो इनके क्या क्या स्टेट, फिजिकल स्टेट के बेसिस पे मैं इसे डिफाइन करूँगा। तो सॉल्यूट गैस हो सकते हैं, लिक्विड हो सकते हैं या सॉलिड हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमारा सॉल्वेंट गैस ही है, गैस है, गैस है। इसका क्या मतलब हुआ कि मैंने गैस में थोड़ा गैस मिलाया है, मैंने गैस में थोड़ा लिक्विड मिलाया है, मैंने गैस में थोड़ा सॉलिड मिलाया है। तो इनका फिजिकल फाइनली जो हमारा सॉल्यूशन बनेगा उनका स्टेट क्या होगा? ये भी गैस होंगे, ये भी गैस होंगे, ये भी गैस होंगे। ये तो हमें समझ आ ही रहा है, क्योंकि सॉल्वेंट तो उसे ही कहते हैं जिनका फिजिकल स्टेट हमारे सॉल्यूशन के फिजिकल स्टेट से मैच करता हो। तो ये गैस है जिनमें हमने गैस मिलाया है। तो ऐसे एक सॉल्यूशन का एग्जांपल हमें देना है। क्या हो सकता है? एयर। क्योंकि एयर एक जैसे एयर को क्या कह सकते हैं कि मिक्सचर ऑफ गैसेज है जिनमें नाइट्रोजन को हम कहेंगे सॉल्वेंट। क्यों कहेंगे नाइट्रोजन को सॉल्वेंट? क्योंकि एयर में सबसे ज़्यादा क्वांटिटी नाइट्रोजन की है, नाइट्रोजन सॉल्वेंट है। फिर और बाकी जो एयर के कंपोनेंट्स है, जैसे ऑक्सीजन है एयर के अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड भी है, ये सारे चीज़ ही सॉल्यूट में आएंगे क्योंकि उनका क्वांटिटी सॉल्वेंट से कम है, ठीक है। तो ऐसे एक एयर हो गया हमारा सॉल्यूशन ऑफ गैस एंड गैस। गैस को गैस में मैंने मिलाया और हमें एक आउटपुट मिला जो है एयर। तो ये इस तरीके से। अब मैंने लिक्विड को गैस में मिलाया, ठीक है, थोड़े लिक्विड को मैंने गैस में मिला दिया। ऐसा एक एग्जांपल क्या होगा जिनका फिजिकल स्टेट लेकिन गैस ही होना चाहिए? ऐसा एग्जांपल हो सकता है मॉइस्चर इन एयर। मॉइस्चर इन एयर। अगर मैं हवा की बात करूँ तो हवा में थोड़ा वाटर वेपर है। तो वाटर वेपर छोटे छोटे ये है लिक्विड पार्टिकल्स है जो हमारे गैस के अंदर मिले हुए हैं, यूनिफॉर्मली मिले हुए हैं। तो ये हो गया हमारे एक एग्जाम्पल। अब गैस के भीतर सॉलिड्स का मिश्रण, जैसे कि गैस है लेकिन उनमें कुछ सॉलिड के पार्टिकल्स भी मिले हुए हैं। तो ऐसे कैसे कह सकते हैं? ये हो जाएगा हमारा सब्लिमेशन। सब्लिमेशन ऑफ आयोडीन कह सकते हैं, आयोडीन इन एयर। तो सब्लिमेशन तो हमें पता ही है, जैसे आयोडीन को अगर मैं खोल कर रखा हूँ तो वो सीधे वेपर बनकर बाहर एयर में मिक्स हो जाते हैं। तो ये ऐसा एयर जिनमें आयोडीन के वेपर मिक्सड है उसे हम कहेंगे कि सॉलिड मिक्सड इन या सॉलिड डिजॉल्व इन गैस। तो ये हमारा एक सॉलिड एग्जाम्पल है। लेकिन ये जो पूरे सॉल्यूशन बनेंगे इसका फिजिकल स्टेट क्या है? ये गैस है, इनका गैस है, इनका गैस है, ये हमें ध्यान रखना है। और क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है? फिर से यही हो सकता है, गैस, लिक्विड, सॉलिड, गैस, लिक्विड, सॉलिड, इन। अब ये है लिक्विड, ये भी लिक्विड, ये भी लिक्विड, और ये सॉलिड, ये सॉलिड, ये भी सॉलिड। मतलब सारे कॉम्बिनेशंस यहाँ पर हो गए। ये तीन, ये तीन और ये तीन, टोटल 9 टाइप्स है, ठीक है। ये हमें ध्यान रखना है, 9 टाइप्स। अब यहाँ पे क्या बात कर रहा हूँ कि हमने लिक्विड में थोड़ा गैस मिला है, ऐसा एक एग्जांपल देना है। इनका फाइनल जो सॉल्यूशन बनेगा इनका फिजिकल स्टेट क्या होगा? लिक्विड ही होगा। ये हमें ध्यान रखना है ना, तभी तो ये सॉल्वेंट है।
और इनका फाइनल स्टेट सॉलिड होगा, ये भी हमें ध्यान रखना है। ठीक है, ये सॉलिड होंगे, ये भी सॉलिड होंगे, ये ध्यान रखना है बस। अब इनका एग्जांपल देखते हैं कि हमने लिक्विड में गैस मिलाया, क्या एग्जांपल हो सकता है? जो कोल्ड ड्रिंक हम कंज्यूम करते हैं या सोडा वाटर, उनमें क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड इज डिजॉल्व्ड इन वाटर। तो इस टाइप के वाटर को हम एरेटेड वाटर कहते हैं। ठीक है, इसमें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व इन वाटर, तो ये गैस है जो लिक्विड में हमने डिजॉल्व करके रखा है, तो एक सॉल्यूशन है जिसे एरेटेड वाटर कहते हैं। लिक्विड डिजॉल्व इन लिक्विड बहुत ईजी है, दो लिक्विड को अगर मैं डिजॉल्व कर दूँ एक दूसरे में, तो जैसे कि अल्कोहल इन वाटर, अल्कोहल इन वाटर, ये एक एग्जांपल है कि मैंने लिक्विड को लिक्विड में डिजॉल्व किया है, सीधी सी बात है। अब अल्कोहल इन वाटर में कौन सा हमारा सॉल्वेंट होगा? अगर कम क्वांटिटी में अल्कोहल है और ज़्यादा क्वांटिटी में वाटर है तो हमारा सॉल्वेंट वाटर है। अगर कम क्वांटिटी में वाटर है, ज़्यादा क्वांटिटी में हमारा अल्कोहल है, तो हमारा सॉल्वेंट अल्कोहल है। दोनों ही केस में जो अल्टीमेट सॉल्यूशन बनेंगे वो लिक्विड फेज में होगा। ठीक है, अब सॉलिड को मैं अगर लिक्विड में डिजॉल्व करूँ, अच्छा ईजी एग्जाम्पल है शुगर इन वाटर, शुगर को मैंने वाटर में डिजॉल्व कर दिया। अब गैस को मुझे सॉलिड में डिजॉल्व करना है, कैसे हो सकता है? थोड़ा अलग है, ये जानने वाली बात है। जैसे कि हाइड्रोजन एब्जॉर्ब्ड ऑन प्लेटिनम या पैलेडियम, ये हमने जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा था तब हम हाइड्रेशन करने के लिए हाइड्रोजिनेशन ऐसा लिखते थे ना कि हाइड्रोजन और यहाँ पे फिर इन प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम या पैलेडियम, तब हमारे डबल बॉन्ड जो थे वो टूटकर ऐसे सिंगल बॉन्ड हो जाते थे, एल्कीन से एल्कीन बन जाते थे। तो इनका यही काम था कि ये हाइड्रोजन को एब्जॉर्ब करके रखते थे और इस हाइड्रोजन को ऐसे एच बना देते थे अलग अलग, तो ये ज़्यादा रिएक्टिव हाइड्रोजन हो जाता था। तो यही हमारा प्लैटिनम या पैलाडियम, इनका फीचर है कि ये हाइड्रोजन को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो ये क्या हुआ? सॉलिड के अंदर गैस डिजॉल्व हो गए। ठीक है, इनका फाइनल स्टेट क्या है? सॉलिड ही है। अब सॉलिड के अंदर लिक्विड डिजॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, कैसे? तो इनका एग्जांपल है मरकरी इन सिल्वर, मरकरी इन सिल्वर ऐसे लिख देता हूँ, इसे हम कहते हैं सिल्वर एमलगम। तो मरकरी एक सॉलिड है जो हमने सिल्वर, सॉरी मरकरी एक लिक्विड है, एक मेटल है लेकिन लिक्विड है, जिसे हमने सिल्वर में डिजॉल्व कर दिया, तो हमें क्या मिला? एक सिल्वर एमलगम मिलता है जो सॉलिड इन नेचर होता है। अब सॉलिड इन सॉलिड, इनका क्या एग्जांपल हो सकता है? जैसे कि मैं कह सकता हूँ ब्रास, ब्रॉन्ज, ये सब क्या है? एलॉय है, दो या दो से अधिक सॉलिड को मिलाकर बनते हैं। तो इनमें से जो भी, जिनका भी क्वांटिटी ज़्यादा होगा वो हमारे सॉल्वेंट होंगे, जिनका क्वांटिटी कम होगा वो सॉल्यूट होंगे, लेकिन उनको मिलाकर हम ब्रास बनाते हैं। अब जब एक बार ब्रास बन गया तो मैं इनमें अब अलग करके नहीं बता सकता हूँ कि कहाँ पर हमारा कॉपर है, कहाँ पर हमारा टीन है और कहाँ पर हमारा कोई दूसरे एक सब्सटेंस है, इसलिए एक होमोजीनियस सॉल्यूशन है। तो ये हमने समझा कि ब्रास भी एक टाइप ऑफ सॉल्यूशन है, अच्छी बात है। ठीक है, आगे थोड़ा देख लेते हैं एक्वस और नॉन एक्वस सॉल्यूशन। नाम से ही समझ आ रहा होगा कि एक्वस सॉल्यूशन उसे हम कहेंगे जिनमें हमारा सॉल्वेंट जो है, सॉरी, हमारा सॉल्वेंट जो है वो वाटर है, तो उसे हम कहेंगे एक्वस सॉल्यूशन, सॉल्वेंट इज वाटर। तो किसी भी सॉल्यूशन का में अगर हमारा सॉल्वेंट वाटर हो, चाहे सॉल्यूट कुछ भी हो, वो सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, लेकिन अगर हमारा सॉल्वेंट वाटर है तो उसे हम कहेंगे एक्वस सॉल्यूशन। और नॉन एक्वस सॉल्यूशन, नॉन एक्वस जस्ट जिसमें सॉल्वेंट वाटर नहीं है, सॉल्वेंट इज़ नॉट वाटर। तो अगर सॉल्वेंट वाटर नहीं है तो और क्या हो सकता है? बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन फॉर एग्जांपल बताते हैं, जैसे कि बेंजीन हो, ये नॉन पोलर सॉल्वेंट है, हमें पता है। वाटर एक पोलर सब्सटेंस है, बेंजीन एक नॉन पोलर सब्सटेंस है, हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये सब जाना है पहले से। फिर ये कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये भी एक सॉल्वेंट है, हमने बहुत सारे चीज़ों को कार्बन टेट्राक्लोराइड में
जैसे ब्रोमीन के साथ Br2 ब्रोमीन के साथ कार्बन टेट्राक्लोराइड को डिजॉल्व करता था, तब हम ब्रोमिनेशन टेस्ट करते थे, तो ये भी एक सॉल्वेंट है। फिर ईथर, हमने बहुत बार ड्राई ईथर यूज़ किया है, किसके लिए, वो वुड्स रिएक्शन में ड्राई ईथर यूज़ करते थे, वो भी एक सॉल्वेंट था। तो ये सब अगर वाटर नहीं है, कुछ दूसरे चीज़ है, तो उसे हम नॉन एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं। ये भी बात हमने समझ लिया। आगे देखते हैं कि अब टाइप ऑफ सॉल्यूशन फिर से देखेंगे, लेकिन थोड़े दूसरे नज़रिया से। अगर मैं इसे डिवाइड करूँ टाइप ऑफ सॉल्यूशन को, तो 3 टाइप से हो सकते हैं, मतलब फिजिकल स्टेट से, कि अब ये फाइनली जो सॉल्यूशन है उनका फिजिकल स्टेट क्या है। सॉल्यूशन बन चुका है, बनने के बाद सॉल्यूशन के फाइनल जो फिजिकल स्टेट है वो क्या हो सकते हैं, 3 ही हो सकते हैं, या तो सॉलिड होंगे या तो लिक्विड होंगे। सॉल्यूशन बनने के बाद ये सॉल्यूशन का फिजिकल स्टेट बात कर रहा हूँ मैं। इसके पहले यहाँ पर जो बात कर रहा था, यहाँ पर ये हमारा सॉल्यूट का फिजिकल स्टेट था, ये हमारे सॉल्वेंट का फिजिकल स्टेट था, लेकिन मैं अब सॉल्यूशन के फिजिकल स्टेट की बात कर रहा हूँ। तो सॉल्यूशन के कितने फिजिकल स्टेट्स पॉसिबल है, एक गैस, एक लिक्विड, एक सॉलिड। जस्ट यही मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ कि मेरे पास 3 टाइप ऑफ सॉल्यूशन हो सकते हैं। एक सॉल्यूशन ऐसा जिनका फिजिकल स्टेट सॉलिड है, दूसरे का लिक्विड और तीसरे का गैस। ठीक है, अब जब हमारा सॉल्यूशन स्टेट सॉलिड है, तो ये 2 टाइप के सॉल्यूशन यहाँ पर हो सकते हैं। एक का नाम होगा सब्सटेंशियल सॉलिड सॉल्यूशन, सब्सटेंशियल सॉलिड सॉल्यूशन, और दूसरे का नाम है इंटरस्टिशियल सॉल्यूशन। ठीक है, ये 2 टाइप के सॉल्यूशन यहाँ पर हमें मिलेंगे। क्या है, अभी पढ़ते हैं। और लिक्विड के भी 2 टाइप ऑफ सॉल्यूशन, 3 मिलेंगे रैदर, 2 टाइप। ठीक है, मैं 3 कर देता हूँ यहाँ पर, ये लंबा करके। ये 3 मिलेंगे यहाँ पर भी। एक को हम कहेंगे कम्प्लीटली मिसिबल वर्ड हम लिक्विड के लिए यूज़ करते हैं इन जनरल। जैसे हमने 2 लिक्विड को मिलाया, अगर वो 2 लिक्विड आपस में अच्छे से मिल गए हैं और पता ही नहीं चल रहा कौन सा लिक्विड कहाँ पर है, तो उसे हम कहेंगे मिसिबल लिक्विड। और अगर हमने 2 लिक्विड को मिलाया है लेकिन वो अच्छे से नहीं मिल रहे, तो उसे हम कहेंगे इमिसिबल लिक्विड। इमिसिबल। तो जनरली ये मिसिबल इमिसिबल वर्ड हम लिक्विड को मिलाकर जो सॉल्यूशन बनाते हैं उनके लिए ही यूज़ करते हैं। और एक है हमारा पार्शियली मिसिबल। एग्जाम्पल यहाँ पर मैं फट से दे सकता हूँ। कम्प्लीटली मिसिबल के लिए यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि सॉल्ट इन वाटर, यहाँ पर तो मुझे लिक्विड देना है, तो यूज़ कर सकते हैं वाटर और इथेनॉल, मतलब अल्कोहल जो कंज्यूम किया जाता है। तो वाटर प्लस इथेनॉल, जो अल्कोहल कंज्यूम किया जाता है ना, वो इथेनॉल ही होता है। इथेनॉल का फॉर्मूला क्या है, C2H5OH। तो और ये वाटर, इन दोनों को मैं अगर मिलाऊं तो ये दोनों आपस में अच्छे से मिल जाएंगे। फिर आप ग्लास में देखकर पता नहीं कर सकते हैं कि यहाँ पर वाटर है, यहाँ पर अल्कोहल है। लेकिन वही अगर मैं वाटर और ऑयल की बात करूँ, तो क्या आप इसे मिला सकते हैं? जितने भी अच्छे से ग्लास में वाटर डालकर ऑयल मिलाइए, या ऑयल डालकर वाटर मिलाकर इसे स्टीर करिए, थोड़ी देर बाद एक लेयर ऑयल का ऊपर और एक लेयर वाटर का नीचे आ जाएंगे। तो ये मिलने वाले नहीं है, तो ये इमिसिबल है। पार्शियली मिसिबल में ऐसे आते हैं जो थोड़ा मिलते हैं, ज़्यादा नहीं मिलते। तो इनका भी एग्जाम्पल हम देखेंगे। इनका एग्जाम्पल ऐसा हो सकता है जैसे कि हमारा वाटर के साथ मैं मिलाता हूँ फिनॉल को। ये फिनाइल नहीं है, फिनॉल है। फिनॉल मतलब जैसे अल्कोहल है, सीधा एक कार्बन चेन के बाद में OH, ये फिनॉल है। ऐसा हम पढ़े हैं या आगे और देखेंगे। इसे हम फिनॉल कहते हैं। बेंजीन रिंग में एक OH लग रही। क्या होता है बेंजीन रिंग में, हमारे पास 6 कार्बन होते हैं और 6 हाइड्रोजन होते हैं। एक हाइड्रोजन को हटाकर OH लगा दिया गया है, तो इसे हम कहते हैं फिनॉल।
तो अल्कोहल जो है वो वाटर में अच्छे से मिसिबल है, लेकिन फिनॉल जो है वो पार्शियली मिसिबल है। तो ये एक एग्जांपल है। और भी एग्जांपल है, जैसे कि निकोटीन। निकोटीन वही है जो हमें टोबैको में मिलते हैं। निकोटीन और वाटर ये भी पार्शियली मिसिबल है। तो ये सब चीज़ हमने देखा। अब ये पहले देख लेते हैं कि कम्प्लीटली मिसिबल क्या है और कैसे बनते हैं। इनके ऊपर थोड़ा और स्टडी कर लेते हैं। तो इनका एक एग्जांपल होगा नंबर 1, नॉन पोलर प्लस नॉन पोलर। ऐसा लिखना ज़्यादा अच्छा होगा, नॉन पोलर लिक्विड प्लस नॉन पोलर लिक्विड, क्योंकि वर्ड मिसिबल नॉन इमिसिबल ये तो लिक्विड के लिए यूज़ होता है। तो नॉन पोलर लिक्विड में अगर और एक नॉन पोलर लिक्विड को मैं मिलाऊं तो ये हमेशा मिसिबल सॉल्यूशन ही बनाएंगे। इनका एग्जाम्पल क्या है? इनका एग्जाम्पल सबसे पहले देख लेते हैं। बेंजीन C6H6 एक नॉन पोलर है। यहाँ पर ही अभी हमने लिखा था कहीं बेंजीन, यहाँ पर एक्वा सॉल्यूशन, नॉन एक्वा सॉल्यूशन। जैसे ये एक्वा सॉल्यूशन है, यहाँ पर वाटर है और ये वाटर पोलर है। वेयर एज ये नॉन एक्वा सॉल्यूशन में जितने भी हमारे ये सॉल्वेंट है, बेंजीन है या CCl4 जिसे हम कार्बन टेट्राक्लोराइड कहते हैं, ईथर, ये सारे नॉन पोलर है। तो मैं दो नॉन पोलर को मिलाने वाला हूँ। तो एक है बेंजीन, दूसरे को मैं ले लेता हूँ CCl4। इन दोनों का अगर मैं मिलाऊंगा तो ये दोनों मिल जाएंगे, ठीक है। और ये मिल जाते हैं, इसलिए मिसिबल है। अब ये जो मिलेंगे, इनका कुछ कंसेप्ट है जो समझ लेना है कि ये क्यों मिलेंगे। नॉन पोलर में मिलाऊंगा तो ये मिल जाएंगे। क्यों मिलेंगे? तो देखिए, सबसे पहले अगर मैं बेंजीन की बात करूँ तो बेंजीन ऐसे है, एक बेंजीन का मॉलिक्यूल है, फिर दूसरे बेंजीन का मॉलिक्यूल है, फिर तीसरे बेंजीन का मॉलिक्यूल है, नीचे भी होंगे ऐसे ऐसे, थोड़े दूर भी हो सकते, लेकिन है। इन मॉलिक्यूल्स के बीच में कुछ अट्रैक्शन है, इसलिए तो लिक्विड फेज में है। बिल्कुल अट्रैक्शन कम रहता तो ये तो गैस बन गए होते। तो यहाँ इनके बीच में कुछ अट्रैक्शन है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, ऐसे मैं मान लेता हूँ, ठीक है। तभी तो ये लिक्विड है। मॉलिक्यूल के बीच में कुछ अट्रैक्शन है, ठीक है। यहाँ जो कार्बन टेट्राक्लोराइड है, इनमें भी, इनके भी मॉलिक्यूल्स के बीचों में कुछ अट्रैक्शन है, ये सब जगह पे कुछ अट्रैक्शन है, ठीक है। अब जब इनको मिलाना है मुझे, तो क्या होगा कि कहीं पर ये सारे को मैं ले लेता हूँ कि ये पूरा इस टाइप से। तो जब इनको मैं मिलाऊंगा तो क्या होगा, कहीं पर बेंजीन के मॉलिक्यूल और कहीं पर कार्बन टेट्राक्लोराइड के मॉलिक्यूल, फिर कहीं बेंजीन, फिर कार्बन टेट्राक्लोराइड, बिल्कुल ऐसे यूनिफॉर्मली होमोजीनियसली मिक्स हो जाने चाहिए। तो ऐसा समझ सकता हूँ कि ये मान लीजिए हमारा बेंजीन कार्बन टेट्राक्लोराइड है, फिर ये हमारा कार्बन टेट्राक्लोराइड है, ऐसा ऐसा पूरा यूनिफॉर्मली इस तरह से मिक्स हो जाने चाहिए। ये कब होंगे मिक्स, और मिक्स होकर ऐसे स्टेबल कब होंगे? दो काम होना होगा यहाँ पर। एक, नंबर 1, इनके बीच के जो अट्रैक्शन है ये टूटे, ये हटे, ये फ्री हो, एक एक मॉलिक्यूल अलग अलग से फ्री हो। इनका भी वही, ये भी अपने अपने में फ्री हो। तो इनमें तो ऑलरेडी अट्रैक्शन है, इस अट्रैक्शन को हटाना है। तो यहाँ पे ये इनका जो बॉन्ड है ये ब्रेक होना है, ठीक है। और फिर ये नया अट्रैक्शन बनना है। यहाँ पर इनके बीच में फिर से अट्रैक्शन यहाँ आएंगे, यहाँ जो अट्रैक्शन की हम बात कर रहे थे। तो यहाँ पे एक नया अट्रैक्शन बनना है, तो यहाँ पर फॉर्मेशन है, ठीक है। अब देखा ये गया है कि कहीं ऐसा हो कि अगर ये अट्रैक्शन ज़्यादा है, यहाँ पर जो फॉर्मेशन होने के बाद जो अट्रैक्शन होगा वो अट्रैक्शन कम है, तो क्या ये कभी भी मिलेंगे? नहीं मिलेंगे, अलग अलग ही रहना चाहेंगे। जैसे कि एक एग्जांपल हमने लिया था ऑयल और वाटर का यहाँ पर। तो अगर मैं इसे वाटर लूँ, इसे ऑयल लूँ, तो वाटर के मॉलिक्यूल्स आपस में ही बहुत अच्छे से बॉन्डेड है, और उनको ऑयल के मॉलिक्यूल्स भी आपस में बहुत अच्छे से बॉन्डेड है। अब इनको मैं अगर आपस में मिला दूँ, तो इस वाटर के मॉलिक्यूल को कोई इंटरेस्ट नहीं है कि ये अपने बॉन्ड को छोड़कर ऑयल के संग बॉन्ड बनाते। अगर ये ऑयल, वाटर और इस ऑयल के मॉलिक्यूल के बीच में अच्छा एक बॉन्डिंग होता, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग का एक कंसेप्ट रहता, लेकिन नहीं है। इसलिए ये ऑयल खुद में ही अच्छे से बॉन्डेड है, ये वाटर खुद में ही अच्छे से बॉन्डेड है,
इसलिए जब मैं इन दोनों को मिलाऊंगा भी तो थोड़ी देर बाद क्या होंगे, ऐसे करके वाटर अलग और ऑयल अलग बन जाएंगे। लेकिन अगर यहाँ पर इनके इनके बीच का बॉन्ड, ये इनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है, इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स है, और जब इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स है, ये मोटा मोटी सारे सिमिलर हो, एक ही टाइप के, कोई भी अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा नहीं है, कोई भी कम नहीं है, तब ये मिल सकते हैं। क्योंकि उनको अब फ़र्क नहीं पड़ता इस मॉलिक्यूल को कि वो अब एक खुद के बेंजीन को अट्रैक्ट करके बैठे हैं या एक कार्बन टेट्राक्लोराइड के मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करके बैठे हैं, उनका फोर्स तो सेम ही है। तो बस इतनी सी बात है कि अगर हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पेयर ऑफ बेंजीन मॉलिक्यूल या बिटवीन पेयर ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड मॉलिक्यूल इज नियरली इक्वल इन मैग्नीट्यूड as that of the force of attraction between बेंजीन मॉलिक्यूल एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड मॉलिक्यूल, अगर ये ऐसे सारे सब अट्रैक्शन सेम टाइप के हैं तो ये सॉल्यूशन बनना बहुत इजी है, वो मिसिबल सॉल्यूशन बन जाएंगे। ये इतना ही कंसेप्ट है। ये कंसेप्ट मतलब सॉल्यूशन बनने में, या कोई भी एक चीज़ दूसरे में डिजॉल्व होगा, कितना अच्छा डिजॉल्व होगा या नहीं होगा, इसके लिए ये कंसेप्ट अच्छा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर जब ये खुद एक तरीके से बंधे हुए ये टूटेंगे तो इसे हम कहते हैं सॉल्वेशन, इसे हम कहते हैं लैटिस, इंथैल्पी ऑफ लैटिस। अब आप ये कहेंगे इंथैल्पी कहाँ से आया? देखिए, मतलब ये आपस में जब जुड़े हैं, इंथैल्पी ऑफ लैटिस हमने पहले पढ़ा था कि जी इतना अमाउंट ऑफ हीट जो हमें देना होगा ताकि ये जो बॉन्ड इनके बीच में ये टूट जाए, ठीक है। तो इंथैल्पी ऑफ लैटिस ये क्या है? ये बॉन्ड है, इसे तोड़ने के लिए मुझे बाहर से कुछ एनर्जी देना पड़ेगा। तो इंथैल्पी ऑफ लैटिस क्या है? अगर मैं बाहर से कुछ दे रहा हूँ तो उसे हम पॉजिटिव कहते हैं। तो ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, मुझे बाहर से यहाँ पर देना होगा, तो पॉजिटिव भी है एज वेल एज, अगर मैं बाहर से दे रहा हूँ तो इसे हम एंडोथर्मिक भी कह सकते हैं, एंडोथर्मिक। तो ये सारे इनके फीचर्स हैं, ठीक है। क्या क्या है कि यहाँ पर बॉन्ड ब्रेक होना है, इंथैल्पी ऑफ लैटिस, मतलब एक दूसरे के साथ जो जुड़ के रहते हैं उसे तो हम लैटिस कहते हैं, उसे हमें तोड़ना है, तो जितना अमाउंट ऑफ हीट मुझे चाहिए या एनर्जी चाहिए इसे तोड़ने के लिए उसे हम इंथैल्पी ऑफ लैटिस कहेंगे। क्योंकि मैं एनर्जी बाहर से दे रहा हूँ, ये पॉजिटिव है, और इसे हम एंडोथर्मिक रिएक्शन भी कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ फॉर्मेशन हो रहा है, जब भी हम जानते हैं कि बॉन्ड ब्रेक होता है तो हमें एनर्जी देना पड़ता है तब वो टूटेगा, और बॉन्ड फॉर्मेशन होता है तो वो खुद ही एनर्जी रिलीज़ करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मेशन का काम हो रहा है, ये एक एक्सोथर्मिक है, यहाँ पे हमें एनर्जी हीट वापस मिलेगा आउट, और इसे हम कहते हैं सॉल्वेशन, ठीक है। सॉल्वेशन मतलब वही कि अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड व्हेन टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स आर मेकिंग अ सॉल्यूशन, या एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल में डिजॉल्व हो रहा है, तो इसे हम कहेंगे सॉल्वेशन, इंथैल्पी ऑफ सॉल्वेशन। और क्योंकि यहाँ पर हीट बाहर आ रहा है, ये हीट रिलीज हो रहा है, ये नेगेटिव होता है, ये नेगेटिव। तो अगर मुझे एक पूरा सॉल्यूशन बनाना है, एक बेंजीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड का सॉल्यूशन बनाना है, तो यहाँ पर दो चीज़ें हो रही है। पहले इंथैल्पी ऑफ लैटिस, ये हीट मुझे देना है, और इंथैल्पी ऑफ सॉल्वेशन, ये हीट मुझे वापस मिलेगा। तो नेट क्या होगा, इन दोनों को एडिशन करके जो होगा वही एक सॉल्यूशन का इंथैल्पी होगा। तो मैं लिख सकता हूँ कि एक सॉल्यूशन का इंथैल्पी मतलब अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड या अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड, वो तो डिपेंड करेगा कि फाइनल कौन सा दोनों में से बड़ा है, कि अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड या अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड व्हेन अ सॉल्यूशन इज फॉर्म्ड। तो इनका कैसा कंसेप्ट है, ये है डेल एच लैटिस माइनस डेल एच सॉल्वेशन, ठीक है। और इनका टोटल वैल्यू क्या हो सकता है, इनका टोटल वैल्यू नेगेटिव भी हो सकता है, इनका डेल एच सॉल्यूशन का वैल्यू नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, ठीक है। नेगेटिव कब होगा, देखिए आप, नेगेटिव कब होगा, जब इनका वैल्यू बड़ा हो, इनका वैल्यू बड़ा हो, इनका वैल्यू छोटा हो, क्योंकि ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, और मुझे यहाँ पर एक प्लस साइन देना है, मैं थोड़ा गलत कर दिया, प्लस साइन, तो दोनों को मिलाकर। अब आप देखिए, ये लैटिस पॉजिटिव है और ये सॉल्यूशन नेगेटिव है।
अब ये मुझे टोटल नेगेटिव करना है, कब होगा, जब हमारा सॉल्वेशन बड़ा हो, लैटिस छोटा हो। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, डेल एच लैटिस छोटा है और डेल एच सॉल्वेशन बड़ा है। ऐसा जब होगा तब हमारा सॉल्यूशन डेल एच सॉल्यूशन जो है वो नेगेटिव है, और जब हमारा डेल एच सॉल्यूशन नेगेटिव है तब हमारा लिक्विड जो है, मतलब सॉल्यूशन जो है, ये कह सकते हैं मिसिबल है, तभी ये डिजॉल्व होगा। ठीक है, अगर ये, क्योंकि हीट तो मैं बाहर से कहीं से दे नहीं रहा, यहाँ पर टूटने के लिए हीट चाहिए, यहाँ पर जोड़ने के लिए हीट रिलीज करेगा, तो ये आपस में ही एक दूसरे को ले देकर सॉल्यूशन बनाएंगे। तो ऑब्वियसली ये वाला ज़्यादा होना चाहिए, ये वाला कम होना चाहिए, तभी यहाँ से हीट निकल कर यहाँ जाकर इसे तोड़ सकते हैं, ये बन सकते हैं, और कुछ हीट मुझे आउटपुट में रिलीज हो जाएंगे, तो ये मिसिबल है। अगर ऐसा हो कि इसे तोड़ने के लिए जितना हीट चाहिए या एनर्जी चाहिए, इससे जुड़ने के लिए उतना एनर्जी मुझे नहीं मिल रहा, जुड़ते समय इतना एनर्जी नहीं मिल रहा, तो ये क्यों टूटेगा, ये टूटेगा भी नहीं। तो यही हमारी बात है। यहाँ पर लैटिस बड़ा है और यहाँ पर सॉल्वेशन छोटा है। याद रखिए कि सॉल्वेशन कि जब भी ये जुड़ेंगे तब कुछ हीट रिलीज करेंगे, और ये टूटेंगे तो इनको कुछ हीट चाहिए। ठीक है, और मैं बाहर से कुछ नहीं दे रहा, तो ये खुद में ही आपस में एक दूसरे को कॉम्पेंसेट करेंगे। तो जितना हीट यहाँ से रिलीज हो रहा है उसी हीट से ये टूट जाए तो अच्छी बात है, लेकिन हीट अगर कम रिलीज हो रहा है और इनको टूटने के लिए ज़्यादा हीट चाहिए तो ये टूटेंगे ही नहीं। वैसा कौन सा केस है, ये वाला केस, कि हमारा इंथाइल लैटिस ज़्यादा है लेकिन सॉल्वेशन कम है, तो ये टूटेगा ही नहीं। देयरफॉर ये डेल में इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन पॉजिटिव वैल्यू होंगे, और इसे हम कहेंगे इमिसिबल। जब ये जुड़कर जो हीट रिलीज करे वो ज़्यादा है और इनको टूटने के लिए जो हीट चाहिए वो कम है, तो हमारा डेल्टा इंथैल्पी ऑफ सॉल्वेशन ये बड़ा है, लैटिस कम है, तो ये टूट सकता है, इसका मतलब तो ये मिसिबल है, और ऐसा हमें मिल जाएगा। इतनी सी बात है। ये अगर हमने सीख लिया तो बहुत कुछ हमें अब समझ आने लगेगा। तो ये हमने समझा कि नॉन पोलर लिक्विड मिलकर मिसिबल बनाते हैं। कंडीशन यही है कि इनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है, और इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स है, वो ऑलमोस्ट सिमिलर है, या कह सकते हैं कि इनके बीच का अट्रैक्शन फोर्स थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए इन दोनों के बीच के अट्रैक्शन फोर्स से, तब ये मिसिबल लिक्विड बन जाते हैं। ठीक है, दूसरे केस में क्या हो सकता है, जहाँ पर हमने अब यहाँ पर नॉन पोलर लिक्विड लिया था, अब हम पोलर लिक्विड ले लेते हैं। पोलर लिक्विड प्लस पोलर लिक्विड, कुछ नहीं है, सीधी सी बात है, इतनी यही बात, ये भी मिसिबल होंगे। यहाँ पर भी वही कंसेप्ट है, एग्जाम्पल के लिए जैसे मैंने पहले लिया था वही, कि मैं अगर इथेनॉल ले लूँ और साथ में वाटर ले लूँ, दोनों ही पोलर है, और सेम है कि इनका इंथैल्पी ऑफ लैटिस वो दोनों एक सिमिलर होने चाहिए, और जब ये दोनों ऐसे बनाएंगे तो इनका इंथैल्पी ऑफ सॉल्वेशन जो है वो या तो सेम इक्वल या तो थोड़ा बड़ा या ज़्यादा होने चाहिए इंथैल्पी ऑफ लैटिस से, तो उसके अकॉर्डिंगली हमारा इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन नेगेटिव हो जाएगा, और अगर ये नेगेटिव हो जाएगा तो मिसिबल हो जाएंगे। तो यहाँ भी सेम है कि यहाँ पर सॉल्यूट के जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और सॉल्वेंट के जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो सिमिलर है, एंड सॉल्वेंट का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इन दोनों के जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा होना चाहिए इन दोनों के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, तभी ये वाले बनने के चांसेस है, जो यहाँ पर ऑलरेडी है, इसलिए ये मिसिबल लिक्विड होते हैं। ठीक है, थर्ड का एग्जाम ले लेते हैं जस्ट अब, इमिसिबल वाले। जैसे मैं एक पोलर लिक्विड को नॉन पोलर लिक्विड से मिलाता हूँ, यहीं पर आता है वो ऑयल और वाटर वाला एग्जाम्पल। इमिसिबल, ठीक है, तो इनका क्या एग्जाम्पल है, जैसे हमने कहा था H2O है और ये पोलर लिक्विड है, और CCl4 ले लेता हूँ, ये नॉन पोलर लिक्विड है।
अगर मैं इन दोनों को मिलाऊं तो इनमें क्या है, देखिए वाटर खुद में बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, ठीक है। CCl4 ये भी खुद में अट्रैक्टेड है, ठीक है। अब मैं जब इनका सॉल्यूशन बनाना चाहूँगा तो ऐसा होना चाहिए था कि एक CCl4 एक ऐसा बीच बीच में अच्छे से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होने चाहिए थे ऐसे। तो ये तभी होगा जब इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो, इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी खुद में कम हो, इनका भी कम हो कंपेयर टू इनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में। लेकिन ऐसा इनमें नहीं है, इनका ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनमें बहुत पुअर है कंपेयर टू ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो इनमें है और ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनमें। देयरफॉर ये ऐसे खुद में ही रहना चाहेंगे, ये ऐसे नहीं बनेंगे, ठीक है। और इसलिए इनका इनका ये जो डेल एच सॉल्यूशन है वो भी पॉजिटिव वैल्यू है। पॉजिटिव क्यों है वो भी समझ आ रहा है, क्योंकि इनका लैटिस एंथैल्पी ज़्यादा है, इनका सॉल्वेशन एंथैल्पी कम है, इसलिए इमिसिबल लिक्विड है, ठीक है। ये 3 पॉइंट से हमें एक चीज़ और ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जब ये नॉन पोलर में ले रहा हूँ तो ये मिसिबल है, पोलर ले रहा हूँ तो मिसिबल है, लेकिन जब पोलर नॉन पोलर ले रहा हूँ तो इमिसिबल है। इससे हम एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कंक्लूड कर सकते हैं, जिसे मैं थोड़ा कैपिटल में लिखना पसंद करूँगा, लाइक डिजॉल्व्स लाइक। मतलब समझ रहे हैं ना, पोलर को डिजॉल्व कर सकते हैं, नॉन पोलर को डिजॉल्व कर सकते हैं, लेकिन नॉन पोलर को डिजॉल्व नहीं कर सकते। तो ये हमारे एग्जांपल्स थे, ठीक है। अब थोड़ी एक बात ये समझ लेते हैं कि हमने और ऊपर देखा था सब्सटेंशियल एंड इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन, ये सब्सटेंशियल एंड इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन, उसे यहाँ पर ही देख लेते हैं। सिर्फ कंसेप्ट समझना है, थ्योरी तो आप पढ़ लेंगे। जैसे कि अगर मैं 2 सॉलिड को मिलाता हूँ तो क्या होगा, एक ये सॉलिड दूसरा सॉलिड, ये पहला ऐसे ऐसे होंगे 2 सॉलिड अगर मैं मिलाऊंगा तो, ठीक है। अगर ऐसा हो कि ऐसा हो कि अगर वो एक एक यहाँ पर पहले तो एक नॉर्मल सॉलिड थे, एक टाइप का सॉलिड थे, सारे ही ब्लू थे। अब मान लीजिए मैंने रेड वाले एक दूसरे मॉलिक्यूल मतलब सब्सटेंस को मैंने इनमें ऐड किया, अब वो ब्लू को हटाकर, वो मॉलिक्यूल को हटाकर या उस एटम को हटाकर वो उनका जगह इन्होंने ले लिया, तो ये हमारा हो गए सब्सटेंशियल सॉलिड। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एटम्स या मॉलिक्यूल्स ऑफ वन सब्सटेंस ऑक्यूपाई द साइट ऑफ अनदर सिमिलर सब्सटेंस, ठीक है, इन इट्स क्रिस्टल लैटिस। तो एक क्रिस्टल लैटिस में एक सब्सटेंस के जो एटम मॉलिक्यूल है वो दूसरे सब्सटेंस की जगह को ऑक्यूपाई कर लेते हैं। मतलब यहाँ से उन्होंने ब्लू वाले एटम को या मॉलिक्यूल को हटा दिया और इनका जगह इन्होंने ये ले लिया। तो इस टाइप के जो सॉल्यूशन बनेंगे इसे हम करेंगे सब्सटेंशियल सॉलिड सॉल्यूशन, ठीक है, समझने वाली बात है। और जो हमारा गोल्ड प्लस कॉपर, इन दोनों को मिलाकर अगर मैं कुछ बनाऊं तो वो इस टाइप से ही सब्सटेंशियल सॉलिड बनते हैं। जैसे मैं अगर ब्रास बनाऊं, ब्रास जो जिंक और कॉपर को मिलाकर बनता है, कॉपर प्लस जिंक, तो वो भी एक सब्सटेंशियल सॉलिड सॉल्यूशन का एग्जांपल है। अब इंटरस्टिशियल क्या होता है, इंटरस्टिशियल यहाँ पर हमारा ऐसे ही है, सॉल्यूशन बनने के पहले ये हमारा एक सब्सटेंस था, कोई भी सब्सटेंस था इनिशियल। अब जब मैंने नया एक सब्सटेंस इसमें ऐड कर रहा हूँ सॉलिड, तो वो इस मॉलिक्यूल को रिप्लेस नहीं कर रहे, बल्कि इस 2 मॉलिक्यूल के बीच में जो छोटे छोटे जगह है ना, यहाँ पर ये जाकर स्पेस को ऑक्यूपाई कर ले रहे, ये सारे स्पेस को वो ऑक्यूपाई कर रहे, सीधे मॉलिक्यूल को रिप्लेस नहीं कर रहे, बल्कि मॉलिक्यूल के बीच में जो छोटे स्पेस है वहाँ को, उस स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहे हैं। तो ये है व्हेन एटम्स ऑफ वन काइंड ऑक्यूपाई द वॉइड दैट एग्जिस्ट बिटवीन द एटम्स ऑफ सॉल्वेंट। तो ये हमारा सॉल्वेंट था, ब्लू वाले जो पहले थे, और ये जो मैं डॉट डॉट बनाया ये हमारा सॉल्यूट है, जो अब आकर इसमें उनके बीच के 2 एटम के बीच के या मॉलिक्यूल के बीच के जगह को ऑक्यूपाई कर रहे हैं। यहाँ पर बीच के जगह को ऑक्यूपाई नहीं कर रहे थे, वो उनको रिप्लेस कर रहे थे।
यहाँ पर रिप्लेसमेंट नहीं है, बल्कि जो वॉइड है दो एटम या मॉलिक्यूल के बीच में, उस वॉइड को ऑक्यूपाई कर रहे हैं। तो इस टाइप के सॉल्यूशन जब बनेंगे तो इसे हम कहेंगे इंटरस्टिशियल सॉल्यूशन। एग्जाम्पल इनका है टंगस्टन कार्बाइड। टंगस्टन कार्बाइड, तो यहाँ पर टंगस्टन हमारा सॉल्वेंट रहेगा और कार्बाइड सॉल्यूशन। तो टंगस्टन के मॉलिक्यूल ऐसे गोल गोल बड़े बड़े रहेंगे और कार्बाइड बीच में छोटे छोटे ऐसे ऑक्यूपाई कर लेते हैं। तो ये टंगस्टन कार्बाइड एक एग्जाम्पल है इंटरस्टिशियल सॉल्यूशन का। तो ये भी हमने देख लिया। अब हम यहाँ क्लासिफिकेशन ऑफ फिर से सॉल्यूशन करेंगे, लेकिन इस बार ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। और ये एक क्वालिटेटिव कॉन्सेंट्रेशन का क्लासिफिकेशन होगा। सब हम डिस्कस करते हैं अभी। हमें सॉल्यूशन का फिर से क्लासिफिकेशन करना है, लेकिन इन ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। तो जैसे कि एक हो सकता है डाइल्यूट सॉल्यूशन, एक हो सकता है कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। ये क्या हो रहा है, ऑन दी बेसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन हो रहा है कि कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट हमारा लगा है इनमें, ये सॉल्यूशन है। अगर ज़्यादा सॉल्यूट डाला है तो वो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन बनेगा, अगर कम सॉल्यूट डाला है तो वो डाइल्यूट सॉल्यूशन बनेगा। जैसे कि अगर मैं वाटर में शुगर डालूँ तो शुगर सॉल्यूट है, अगर मैं कम शुगर डालूँगा तो ये डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ शुगर वाटर है। अगर मैं ज़्यादा डाल दूँ कोको कोला बन जाएगा, फिर ये कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ वाटर हो जाएगा, शुगर। फिर एक है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, फिर पता है आपको सैचुरेटेड सॉल्यूशन, और एक है लास्ट में सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। थोड़े थोड़े करके सबको डिस्कस कर लेते हैं। तो इनमें तो ज़्यादा कुछ समझने को नहीं है, सिर्फ अगर हमारा प्रोपोर्शन ऑफ सॉल्यूट जो है रिलेटिवली स्मॉल हो कंपेयर टू सॉल्वेंट, ठीक है। तो डाइल्यूट में यही है कि सॉल्यूट इज स्मॉल, मीन्स क्वांटिटी हो, प्रोपोर्शन ऑफ सॉल्यूट इज स्मॉल, ऐसा कह सकते हैं। प्रोपोर्शन ऑफ सॉल्यूट इज स्मॉल कंपेयर टू सॉल्वेंट। proportion of solute is small compared to solvent, ठीक है ना। क्यों हम इसे क्वालिटेटिव कहते हैं, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव नहीं कहते, क्वालिटेटिव कहते हैं। क्योंकि यहाँ पर कितना स्मॉल होना चाहिए, मैं स्मॉल बोल रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर कोई मेजर नहीं बता रहा हूँ कि एक्चुअली कितना इसके अंदर सॉल्यूट है इस सॉल्वेंट में, या समझ रहे ना, एग्जैक्ट कितना क्वांटिटी कितने क्वांटिटी में मिलाया गया है ये सब मैं नहीं बता रहा। इसलिए ये सारे क्वालिटी सिर्फ बता रहे कि ये डाइल्यूट है, ये कॉन्सेंट्रेटेड है, ये सैचुरेटेड है, ये सुपर सैचुरेटेड है, ये अनसैचुरेटेड, ऐसे क्वालिटी बता रहा हूँ, क्वांटिटी नहीं बता रहा। इसलिए इस टाइप के जो क्लासिफिकेशन है इसे हम कहते हैं क्वालिटेटिव कॉन्सेंट्रेशन का क्लासिफिकेशन, कॉन्सेंट्रेशन, क्वालिटेटिव कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, क्वालिटेटिव कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो एक ये क्वालिटी हुआ। दूसरा कॉन्सेंट्रेटेड अगर मैं बात करूँ तो कॉन्सेंट्रेटेड में जस्ट प्रोपोर्शन ऑफ सॉल्यूट इज लार्ज, ज़्यादा है तो ये कॉन्सेंट्रेटेड होगा। अगर मैं अनसैचुरेटेड की बात करूँ तो ये आप लोग जानते ही है सैचुरेशन अनसैचुरेशन क्या होता है। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन मतलब कि ऐसा एक सॉल्यूशन है जिनमें भी और शुगर मैं ऐड कर सकता हूँ। ऑलरेडी देखिए एक लिक्विड मैंने वाटर इतना लिया, इनमें कुछ शुगर मैंने ऐड किया, ऑलरेडी इनमें शुगर और ये डिजॉल्व होकर है। इसमें अगर मैं और शुगर ऐड करूँगा तो ये और शुगर इनमें ऐड होकर ये डिजॉल्व भी इनमें हो जाएंगे, ठीक है। अगर मैं इसे स्टीर करूँगा ऐसे गोल गोल तो ये डिजॉल्व हो जाएंगे। तो ऐसा एक सॉल्यूशन जिनमें और शुगर ऐड करने से वो डिजॉल्व हो सकते हैं, ठीक है। इस टाइप के सॉल्यूशन को हम कहेंगे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो ऐसा एक सॉल्यूशन जिसमें और ज़्यादा सॉल्यूट डिजॉल्व हो सकते हैं उसे हम कहेंगे
अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। लेकिन याद रखिए ये सारे चीज़ एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। ठीक है, अगर टेम्परेचर चेंज करूँगा तो इनका सैचुरेशन अनसैचुरेशन ये सब चेंज हो जाएंगे, उनके बारे में थोड़ी देर में पढ़ते हैं। लेकिन अगर मैं एज्यूम करके रखूँ कि हम रूम टेम्परेचर में जो 25 डिग्री, तो इस 25 डिग्री में एक सॉल्यूशन को मैं अनसैचुरेटेड तब कहूँगा जब इनमें अगर मैं और सॉल्यूट ऐड करूँ बिना कोई सॉल्वेंट की क्वांटिटी को बढ़ाए, मैं अगर इसमें और सॉल्यूट ऐड करूँ तो वो डिजॉल्व ऐड होकर इनमें डिजॉल्व हो जाएंगे, तो वो सॉल्यूशन अभी अनसैचुरेटेड है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन मतलब क्या हुआ कि जिनमें ये भी एट पर्टिकुलर टेम्परेचर, मान लीजिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड में। ठीक है, ये एक ऐसा सॉल्यूशन है जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। इसका मतलब ये कि मैं इनमें अगर और सॉल्यूट ऐड करूँ तो वो सॉल्यूट अब इसमें डिजॉल्व नहीं होंगे, चाहे मैं उसे जितना भी स्टीर करूँ वो नीचे ऐसे एक पार्टिकल जैसे, सॉलिड पार्टिकल जैसे नीचे डिपॉजिट रहेंगे। तो इसे हम क्या कहते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, ये भी आपको पता था। एक है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, मतलब कि सैचुरेशन होने के लिए जितना इसमें शुगर डिजॉल्व होना था वो डिजॉल्व हो गए तो सैचुरेशन हो गए, उससे भी ज़्यादा डिजॉल्व हो चुका है तो उसे हम कहेंगे सुपर सैचुरेटेड। अब आप सोचेंगे ही ना कि जब सैचुरेशन हो गया है तो उसके बाद मैं जितना भी इसमें डालकर डिजॉल्व करने की कोशिश करूँ तो डिजॉल्व होगा ही नहीं, वो तो सॉलिड पार्टिकल्स नीचे ऐसे बने रहेंगे, तो उससे भी ज़्यादा कैसे मैं डिजॉल्व कर सकता हूँ। तो यहाँ पर आता है इसे डिजॉल्व करने का ट्रिक, यहाँ पर आता है टेम्परेचर के कंसेप्ट। तो ये भी टेम्परेचर डिपेंडेंट है। और अब यहाँ पर समझते हैं कि टेम्परेचर का क्या कंसेप्ट है। तो बात ऐसी है कि टेम्परेचर अगर मैं इंक्रीज करूँ तो कैपेसिटी ऑफ ए सॉल्वेंट टू डिजॉल्व सॉल्यूट इंक्रीजेस। फिर से मैं लिखता हूँ, एज टेम्परेचर इंक्रीजेस कैपेसिटी ऑफ सॉल्वेंट टू डिजॉल्व सॉल्यूट इंक्रीजेस। ठीक है, कि जैसे जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा उतनी ही क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट का और ज़्यादा सॉलिड डिजॉल्व करने की कैपेसिटी हो जाती है, कैपेसिटी उनकी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं ऐसे ऐसे लेता हूँ कि मेरे पास 100 ml ऑफ वाटर है। ठीक है, 100 ml ऑफ वाटर, अभी टेम्परेचर है 25 डिग्री सेंटीग्रेड। इनमें मैं इसमें शुगर ऐड कर रहा हूँ। इनिशियली मैंने ले लेता हूँ 10 ग्राम शुगर मैंने ऐड किया, ये ऐड हुए डिजॉल्व हो गए पूरे, और 10 ग्राम ऐड किया वो भी ऐड हुए डिजॉल्व हो गए, और 10 ग्राम ऐड किया। अब वो देख रहा हूँ कि अब वो डिजॉल्व नहीं हो रहा, बिल्कुल डिजॉल्व नहीं हो रहा, मतलब कि मैंने इनमें 20 ग्राम शुगर लिक्विड फॉर्म में इसमें डिजॉल्व हो गए, और ये 10 ग्राम शुगर जो लास्ट में मैंने ऐड किया वो नीचे ऐसे ऐसे पार्टिकल्स के जैसे 10 ग्राम ऑफ शुगर यहाँ रखे हुए हैं, और 20 ग्राम ऑफ शुगर इसमें डिजॉल्व है। तो ये कैसा सॉल्यूशन है, अब फिलहाल ये एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, क्योंकि 20 ग्राम चाहिए था 10 ग्राम 100 ml ऑफ वाटर में डिजॉल्व करने सैचुरेशन बनाने के लिए, तो हमने 20 ग्राम शुगर डाल दिया, ये एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया। इनके बाद जितना भी मैं इसमें डालूंगा सब नीचे जाकर डिपोजिट होने वाले हैं, तो ये एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। किस टेम्परेचर में, 25 डिग्री सेंटीग्रेड। अब मैं अगर इसे हीट कर दूँ तो क्या कह रहे हैं, ये हीट है, फायर है, तो क्या कह रहे हैं कि एज टेम्परेचर इंक्रीजेस कैपेसिटी ऑफ सॉल्वेंट टू डिजॉल्व सॉल्यूट इंक्रीजेस। अब इसी 100 ml वाटर के क्या कैपेसिटी थी, 25 डिग्री सेंटीग्रेड में ये 20 ग्राम ऑफ शुगर ही डिजॉल्व कर सकते थे। लेकिन जब मैं इनका टेम्परेचर बढ़ा के 25 से, मान लीजिए मैंने इसे इनका टेम्परेचर 50 कर दिया, तो इसी 100 ml ऑफ वाटर की अब कैपेसिटी बढ़ गई है, ये 20 से भी ज़्यादा 20 ग्राम से भी ज़्यादा शुगर अब अपने अंदर डिजॉल्व कर सकते हैं। तो क्या मैं देखूंगा कि जब मैं इसे हीट करूँगा तो ये नीचे जो 10 ग्राम ऑफ शुगर थे सॉलिड वो भी अब डिजॉल्व हो जाएंगे, और ये भी गायब हो जाएंगे, इनमें अब पूरे में 30 ग्राम ऑफ शुगर डिजॉल्व हो जाएगा। तो अब क्या हो रहा है, अब सैचुरेटेड सॉल्यूशन तो फिर डिजॉल्व करा ले रहा है अपने अंदर, मतलब कि मैंने जब हीट किया तो ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन ही अनसैचुरेटेड बन गया था, और साथ ही साथ ये 10 ग्राम शुगर जो है वो भी डिजॉल्व कर लिया। इनमें मैं अगर और डालूँ तो शायद वो भी डिजॉल्व हो जाए। ठीक है ना,
तो ये सैचुरेशन की अनसैचुरेशन ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ही मैं कह सकता हूँ कि सॉल्यूशन सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड। अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा दिया तो वही सैचुरेटेड सॉल्यूशन अनसैचुरेटेड बन जाएंगे, ठीक है ना। इसका रिवर्स भी सही है कि अगर मैं टेम्परेचर घटा दूँ तो वही अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन सैचुरेटेड सॉल्यूशन भी बन जाएंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर जब 50 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया था तो इनके अंदर 10 10 20 तो पहले से डिजॉल्व थे, ये 20 जो 10 नीचे थे वो भी डिजॉल्व हो गए, मतलब टोटल 30 ग्राम ऑफ शुगर इनमें डिजॉल्व हो गए 50 डिग्री सेंटीग्रेड में। अब मैं इसे अगर कूलिंग करूँगा तो ये 50 से जब 25 में जाएंगे तो 25 में तो ये 20 ग्राम ही शुगर डिजॉल्व कर सकते थे। तो क्या होना चाहिए, इनके भीतर जो 10 ग्राम ऑफ एक्सेस शुगर है वो निकल कर फिर डिपॉजिट हो जाना चाहिए, है ना। और फिर से ये तब जाकर वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनेगा उस समय। लेकिन क्या हम देखते जब इसे कूलिंग करते हैं तो ये जो 10 ग्राम ऑफ एक्स्ट्रा शुगर है, मतलब इनके अंदर जो 30 ग्राम ऑफ शुगर था, 30 ग्राम ऑफ शुगर है इस वाटर में, और जब मैं इसकी कूलिंग कर रहा हूँ 25 डिग्री सेंटीग्रेड और 50 डिग्री सेंटीग्रेड, 50 डिग्री सेंटीग्रेड में 30 ग्राम शुगर डिजॉल्व हो सकता है और 25 डिग्री में 20 ग्राम डिजॉल्व हो सकता है। तो मैं जब इसकी कूलिंग कर रहा हूँ तो ये देखा गया कि इनका जो भीतर शुगर थे वो नीचे आकर डिपॉजिट नहीं हो रहे। वो अगर मैं इसे आराम से कूलिंग करूँ, स्लो धीरे धीरे कूलिंग करूँ, ठीक है, बिना डिस्टर्ब किए। क्या क्या पॉइंट है कि स्लो कूलिंग होनी चाहिए, स्लो कूलिंग, और विदाउट डिस्टर्बिंग, विदाउट डिस्टर्बिंग, इसे बिल्कुल हिलाना डुलाना नहीं है, बिना डिस्टर्ब किए धीरे 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 अगर मैं इसे कूल करूँगा तो देखूंगा कि ये 30 ग्राम ही अपने भीतर डिजॉल्व करके बैठा है इवन एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ये जो सॉल्यूशन बना इसे हम कहते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। 25 डिग्री सेंटीग्रेड में ये 30 ग्राम शुगर डिजॉल्व करके बैठा है, बल्कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड में ये सिर्फ 20 ग्राम शुगर ही डिजॉल्व कर सकता था। तो 20 ग्राम डिजॉल्व करके जब ये बैठे थे तब ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन थे। अब ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड में जब 30 ग्राम ऑफ शुगर डिजॉल्व करके बैठे हैं तो ये एक सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। और ये कब बना, जब मैंने एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन को कूल किया, ठीक है, 50 से मैं 25 में ले गया। और क्या क्या कंडीशन में कूलिंग हुई कि कूलिंग स्लो होनी चाहिए, धीरे 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 धीरे, प्लस नंबर 2 विदाउट डिस्टर्बिंग दिस सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन जो बना ये सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, वेरी गुड। अब इस सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन को अगर मैं थोड़ा भी डिस्टर्ब कर दिया, एक स्ट्रॉ डालकर मैंने इसे स्टीर कर दिया, इमीडिएटली मुझे क्या देखने को मिलेगा कि इनमें से 10 ग्राम शुगर नीचे आकर डिपॉजिट हो गए फट से। पहले नहीं थे, लेकिन जैसे ही मैंने इसे डिस्टर्ब कर दिया 10 ग्राम ऑफ शुगर इस वाटर सॉल्यूशन में से निकल कर यहाँ डिपॉजिट हो गए 10 ग्राम शुगर, और यहाँ 20 ग्राम शुगर ही बचा। ऐसा मुझे देखने को मिलेगा अगर मैंने इसे स्टीर कर दिया, या स्टीर नहीं किया मैंने, इनमें स्टीर नहीं किया मैंने, इनमें थोड़ा और शुगर डाल दिया, इसी सुपर सैचुरेटेड में थोड़ा सा शुगर और डाल दिया हमने, मतलब मैंने क्रिस्टल डाला, मतलब सॉल्यूट डाला। उसे आप क्रिस्टल ऐसा लिख सकते हैं क्योंकि क्रिस्टल ही है, शुगर तो क्रिस्टल ही है, तो मैंने इसे क्रिस्टल डाला। इसे क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं या सीडिंग विथ क्रिस्टल। मैं बताता हूँ कि एक सुपर सैचुरेटेड को फिर से सैचुरेटेड बना देने का दो तरीका है, ठीक है। सुपर सैचुरेटेड मतलब ये बिल्कुल हिलाया डुलाया नहीं गया है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड में 30 ग्राम शुगर लेकर ये डिजोल्व करके बैठा है, सुपर सैचुरेटेड। सुपर सैचुरेटेड से ये सैचुरेटेड बन जाएगा, मतलब कि एक एक्स्ट्रा जो 10 ग्राम शुगर है वो निकाल कर नीचे क्रिस्टल बनाकर रख देंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाएंगे। क्या तरीका है, नंबर 1, अगर मैं इसे स्टीर कर दूं, जो मैंने कहा था विदाउट डिस्टर्बिंग, अगर मैं इसे डिस्टर्ब कर दूं तो वो बाहर आ जाएगा। और नंबर 2 है सीडिंग विथ क्रिस्टल, मतलब यही है कि मैं इसमें अगर थोड़ा और शुगर ऐड कर दूँ, जैसे ही इस सुपर सैचुरेटेड में मैं थोड़ा और शुगर जैसे ही गिराऊंगा, यहाँ पर शुगर के क्रिस्टल्स आएंगे ना, तो मैं ऊपर से हो सकता हूँ गिराया 1 ग्राम शुगर, लेकिन बाकी यहाँ से 10 ग्राम शुगर और आके डिपॉजिट हो जाएंगे, साथ में मिलकर 11 ग्राम शुगर बन जाएंगे, और इनका 10 ग्राम शुगर यहाँ से निकल जाएगा। अब सॉल्यूशन में सिर्फ 20 ग्राम शुगर ही रह जाएंगे।
इसे कहते हैं सीडिंग ऑफ विथ क्रिस्टल। तो जैसे ही मैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन में थोड़ा क्रिस्टल डालूंगा, उनके भीतर जितना भी एक्सेस ऑफ सॉलिड डिजॉल्व था वो क्रिस्टल के रूप में बनकर फिर से डिपॉजिट हो जाएंगे। या मैं अगर इसे स्टीर करूँगा तो भी ऐसा हो सकता है। तो ये सारी बातें हमने सीख ली। तो इन इससे एक और बात समझ सकते हैं कि एक अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है, हाँ, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है, अगर मैं इसे कूलिंग कर दूं तो ये हो सकता है कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाए। तो एक अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन को सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने का क्या क्या तरीका है? एक मैं इसे कूलिंग कर दूं, या मैं इसका सॉल्वेंट कोई वेपराइज कर दूं, सॉल्वेंट कोई उड़ा दूं वेपर बनाकर, तो हो सकता है। या मैं इसमें और ज़्यादा सॉल्यूट ऐड करूं तो हो सकता है। तो इस 3 तरीके से मैं एक अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन को सैचुरेटेड सॉल्यूशन में कन्वर्ट कर सकता हूँ, है ना। थोड़ा लिख लेते हैं। सैचुरेटेड टू अनसैचुरेटेड टू सैचुरेटेड कैसे कर सकते हैं? नंबर 1, और सॉल्यूट ऐड करके, ऑब्वियस सी बात है। नंबर 2, कूलिंग करके, क्योंकि जब कूलिंग करूँगा तो क्या होंगे, इनकी कैपेसिटी टू डिजॉल्व सॉल्वेंट डिक्रीज हो जाएंगे, तो हो सकता है वो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन सैचुरेटेड बन जाए कूलिंग करने पे। और नंबर 3, अगर मैं वेपराइज कर दूँ या एवापोरेट कर दूँ किसे, सॉल्वेंट को ही कम कर दूँ उसकी क्वांटिटी को, तो वेपराइजेशन, वेपरेटिंग सॉल्वेंट, अगर मैं सॉल्वेंट को ही वेपर बना के उड़ा दूँ तो ठीक है। वैसे ही उल्टा भी कर सकता हूँ, एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन को मैं अनसैचुरेटेड बना सकता हूँ। ये सारी बातें सिर्फ कंसेप्ट समझने के लिए कर रहा हूँ। एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन को अनसैचुरेटेड बना सकता हूँ कैसे? अगर मैं इनमें थोड़ा और सॉल्वेंट ऐड कर दूँ, ऑब्वियस सी बात है, और सॉल्वेंट ऐड कर दूंगा तो भी ये अनसैचुरेटेड हो सकता है। फिर अगर मैं इसे हीट कर दूँ, जैसे यहाँ पर मैंने 25 की जगह 50 कर दिया था, तो हीटिंग करने से भी ये अनसैचुरेटेड हो सकता है, ठीक है। अब एक बात करते हैं डेंसिटी की, ठीक है। डेंसिटी टेस्ट भी कह सकते हैं कि हमारे पास एक सॉल्यूशन दिया है, मुझे शुगर सॉल्यूशन ही है, पकड़ लीजिए, मुझे बताना है कि ये शुगर सॉल्यूशन क्या है, ये सैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड है या सुपर सैचुरेटेड है। तो कैसे कर सकते हैं? सीधी सी बात है कि अगर ये शुगर सॉल्यूशन है, मैं इसमें और शुगर ऐड किया, ठीक है, अगर और शुगर ऐड करने पर इस सॉल्यूशन की डेंसिटी बढ़ रही है, ठीक है, डेंसिटी, इस सॉल्यूशन की डेंसिटी है, अगर डेंसिटी इंक्रीजेस, ठीक है, डेंसिटी इंक्रीज हो रही है तो ये एक अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है। क्योंकि डेंसिटी कब इंक्रीज होगा? जब और शुगर डिजॉल्व हो जाएंगे इनमें, तभी इंक्रीज होगा इस लिक्विड की डेंसिटी या सॉल्यूशन की डेंसिटी। इसके मतलब ये अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है। अगर मैंने इनमें शुगर ऐड किया, वो डिजॉल्व ही नहीं हुआ, वो ऐसे नीचे जाकर रह गए, तो क्या इस सॉल्यूशन की डेंसिटी इंक्रीज हुई? कुछ नहीं हुई, डेंसिटी सेम रह गई, सेम डेंसिटी, सॉल्यूशन की डेंसिटी सेम रह गई अगर सॉल्वेंट ऐड करने पे, तो ये सैचुरेटेड। और अगर हमारा डेंसिटी डिक्रीज हो गए तो ये अनसैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड। कैसे? कि मैंने जैसे पहले ही कहा था कि अगर ये हमारा सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, सॉरी सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, तो इसे मुझे हिलाना डुलाना नहीं है, प्लस अगर मैं इसे सीडिंग कर दूँ, इनमें सीड विथ क्रिस्टल्स, तो भी इनमें से जो एक्स्ट्रा सॉल्यूट डिजॉल्व हुए थे वो भी इनमें से निकल कर बाहर चले जाएंगे। तो जैसे ही मैं एक सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन में और शुगर ऐड करूँगा, तो इनमें ऑलरेडी जो शुगर थे, एक्स्ट्रा शुगर जो डिजॉल्व थे, वो भी निकल कर बाहर आ जाएंगे। और जब वो निकल के बाहर आ जाएंगे तो हमारा सॉल्यूशन का डेंसिटी क्या होने वाला है? डिक्रीज होने वाला है। तो अगर हमारा शुगर ऐड करने पे, शुगर मतलब सॉल्यूट लिख लीजिए, सॉल्यूट ऐड करने पर अगर हमारा डेंसिटी सेम रहा तो वो सॉल्यूशन सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। अगर डेंसिटी इंक्रीज हो गया तो वो गिवन सॉल्यूशन अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन था, और अगर डेंसिटी डिक्रीज हो गया तो गिवन सॉल्यूशन
सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। ये हमने यहाँ से सीख लिया।